हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कॉम्बैट स्पोर्ट खेल के आप एक गवर्नमेंट सेक्टर पे, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर पे आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर का जॉब भी डिस्कस करेंगे और काफ़ी अलग चीज़ भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली जॉब कैरियर कैसे आप बना सकते हैं इन कॉम्बैट स्पोर्ट। लेकिन उससे पहले मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरा नया चैनल जो लीगेसी कॉम्बैट एमएमए फिटनेस, जिसका लिंक हम शेयर कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियोस भी दिखेंगे ऊपर, जो हम क्या आता है वो आता है ना कुछ, उस पर भी आपको दिखेगा हमारा वीडियो का लिंक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको जुड़ना है मेरे ट्रेनिंग के साथ और हमारे दूसरे कोचेस के ट्रेनिंग के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो तो मैंने पहले बोल ही दिया। तो वो चीज़ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। बहुत लोग दूसरे मार्शल आर्ट पे जाते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट लेके कॉलेज पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं, कोई जॉब में जाते हैं। रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ भी मिला था जहाँ पे एक लड़का कहीं पे नेपाल में खेलने गया था, इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने गया था। उसको पुलिस में जॉब नहीं मिला, बहुत रोया था वो बेचारा, वो इधर न्यूज़ पे दिखाया था। तो वो क्यों हो रहा है? वो एक्चुअली गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है। आपको वो समझना होगा। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू तब होगा उस गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब पे जब उस सर्टिफिकेट पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टैम्प होगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जो हमारा डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उसका स्टैम्प होगा, उसका रिकॉग्निशन होगा। उसको हम रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बोलते हैं। और वैसा कॉम्बैट स्पोर्ट में बहुत ही कम कॉम्बैट स्पोर्ट है जो रिकॉग्नाइज है इंडिया पे। और हम वो भी बोलेंगे कि कौन कौन सा रिकॉग्नाइज है, कौन कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं है। उससे पहले मैं वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि उस लड़के का क्या हुआ। उसको जॉब नहीं मिला, उसने ट्रेनिंग किया था, ऑलमोस्ट 4-5 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा था इसी लाइन पे, मतलब मार्शल आर्ट के लाइन पे ही बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा था। 4-5 साल से वो प्रोफेशनल खेल रहा था। उसमें उसने इन्वेस्ट किया। वो अभी सोचिए कि नेपाल तक ही गया, एटलीस्ट तो उसका खर्चा 50 to 70,000 तो हुआ होगा, आने जाने पे, वहाँ पे रहने पे, खाने पीने पे। तो वो तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कैरी नहीं करता, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। उतना इसका इन्वेस्ट हुआ, उतना उसका टाइम इन्वेस्ट हुआ, उसका लाइफ का एक गोल्डन जो फेज़ है वो इन्वेस्ट हो गया। पर उस सर्टिफिकेट का वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिला उसको इन रिटर्न। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, वही चीज़ को दूसरे को सिखा पाएगा। और उसी तरह कोई दूसरा भी ऐसे नेपाल में खेलने जाएगा, वो भी आके ऐसे ही अप्लाई करेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रोएगा। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होना है। उससे अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट बहुत सारे ट्राई किए थे। बहुत दिनों तक मुझे पता ही नहीं था कौन सा साई के अंदर है, कौन सा नहीं है, कौन सा ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर है, कौन सा नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ नेम बताना चाहता हूँ। शायद मेरा सब नाम याद ना भी रहे, लेकिन जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, जो प्रायोरिटी स्पोर्ट है, मोस्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है। उसके हिसाब से बजट ठीक होता है, कौन से स्पोर्ट में कितना बजट डालना है, कितना नहीं डालना है। और आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि ये जितना भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, उनका जो हाईएस्ट अथॉरिटी कोचिंग अथॉरिटी है वो एनआईएस में होगा। ये एनआईएस मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, ये वाला इंडिया का स्पोर्ट्स सेक्टर पे सबसे ऊपर लेवल का इंस्टीट्यूट है। और ये है पटियाला में। तो वहाँ पे इसका कोचिंग होगा, तभी वो साई के अंदर आता है या फिर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट के अंदर आता है। तो उस चीज़ में आपका जो मोस्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट है, उसमें आपका पड़ता है रेसलिंग, पड़ता है बॉक्सिंग, पड़ता है ऐसा, और कॉम्बैट स्पोर्ट है, वो सब मोस्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट में पड़ता है। और उसके बाद प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में पड़ता है ताइक्वांडो, पड़ता है उशू, पड़ता है उशू में सांडा, संशो, ताओलू, वो सब होता है, कराटे होता है। फिर आपका जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, मैं पूरा का पूरा बताता हूँ, एक साथ बताता हूँ। जूडो हो गया, पेंसक चिलत हो गया, और ज़्यादा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन आप गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना सारा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है इंडिया में, और उसके बीच कितना सारा कॉम्बैट स्पोर्ट है जो रिकॉग्नाइज है। और जो नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज नॉन रिकॉग्नाइज। स्पेशली जो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं मैं कुंफू सीखा, मैंने क्या सीखा, मैं क्या मंचूरियन कुंफू, एक नया चीज़ आया है, वो भी सीखा। और आपको जान के हैरानी होगा कि मंचूरियन कुंफू इंडिया में बना है, केरला में बना है।
वो क्या मतलब हम तो कुंफू चाइना का समझते हैं, लेकिन आपको अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इंटरनेट में तो मंचूरियन कुंफू जो है केरला का एक आदमी, एक हमारा मतलब मंचूरियन कुंफू का एक टीचर है, उन्होंने खुद इसको डेवलप किया है रिसेंटली इन 90s। तो ये नाम है, बस नाम है, ये वो चाइना वाला चीज़ नहीं है जो आप इमेजिन करते हैं। तो वैसा हो रहा है, तो अब उस सब चीज़ों में मत जाइए। इवन मैं एक MMA प्रोफेशनल के हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ कि MMA प्रोफेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर बाद, बिफोर सेइंग दिस। और उसके बाद एक रिसेंटली किक बॉक्सिंग रिकॉग्नाइज होने वाला है, अभी तक कंप्लीट रिकॉग्निशन नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ों में ओलंपिक में वो गया है वाको फेडरेशन की तरफ से। मुआय थाई भी ओलंपिक को अप्लाई किया है, लेकिन अभी फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, अभी मेन इवेंट पे नहीं आया। तो इसके लिए आप, उसका फ्यूचर है, ऑब्वियसली फ्यूचर है, लेकिन फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल उसका कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। और अभी आते हैं हम MMA में। MMA में आप क्या कर सकते हैं? MMA कभी भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट किसी कंट्री में नहीं है, और कभी होगा ऐसा भी किसी मतलब ऐसा भी कोई होप नहीं है। क्यों होप नहीं है? ओलंपिक कभी भी इतना हार्ड स्पोर्ट को अलाउ करता ही नहीं। इवन बॉक्सिंग को भी बहुत दिनों से वो निकालेगा सोच रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इंजुरीज बहुत होता है। और इंटरनेशनल एक ओलंपिक क्या होता है? ओलंपिक गेम होता है ताकि एक इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप हो सके, अच्छा रिलेशन डेवलप हो सके। लेकिन जब वायलेंस को प्रमोट किया जाता है तो वो रिलेशन इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। वही उनका मतलब थॉट प्रोसेस है, इसलिए वो इतना प्रमोट नहीं करता वायलेंस को। और MMA एक वायलेंस स्पोर्ट है। इनका इस चीज़ का व्यूअर मेनली हमारा कॉमन लोग है, जो नॉर्मली हम वायलेंस पसंद करते हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो इसके लिए इसमें ऑब्वियसली एक करियर बनता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ना कि आप आर्मी में अप्लाई कर सके या फिर अदर सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स का रिकॉग्निशन नहीं मिला है इसको, ना ही साई का रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन ऑब्वियसली MMA एक क्रेज़ है, आज के ज़माने में बहुत लोग MMA करते हैं और बहुत लोग MMA में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो एज ए फाइटर भी इन्वेस्ट करते हैं, एज ए ट्रेनर भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो बनाया है मैं MMA एज ए कैरियर, वो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो MMA में ज़रूर कैरियर है, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट सेक्टर में बस मैंने जो बोला, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, उशू, कराटे, टाइक्वांडो, वो सब स्पोर्ट्स में आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट से आप कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हमेशा रहेगा। आपके नेक्स्ट जनरेशन भी आपका नाम उधर देख पाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और अदर टॉपिक, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, या फिर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज। मेरा ID है इंडियन कॉम्बैट कोच, प्लीज़ चेक कर लीजिए। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा नया चैनल है लीगेसी कॉम्बैट MMA एंड फिटनेस, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे ट्रेनिंग के साथ जुड़ सके। थैंक यू।